अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइम ले जी पॉडकास्ट का आज चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट है जी। लकी बीस्ट ऑन रियलिटी ऑफ धुरंधर CIM MI6 पाकिस्तान डिसिप्लिन डेंजर मोर और TRP की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल इसका पास होगा। इसका स्टार्ट इस वक्त CIA हो या MI6 हो या चाइनीज़ एजेंसी हो या मोसाद हो फॉर दैट मैटर, इंडिया की किस पड़ोसी पे सबसे ज़्यादा नज़र है? सर देखो, इंडिया अगर नज़र हमारी अगर हम सबसे ज़्यादा देखते हैं तो हम MI6 CIA MSSISI बराबर सर इनको। नहीं तो ये मतलब किस कंट्री पे ये लोग सबसे ज़्यादा हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नाम इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, बट पिछले 2-3 सालों से बांग्लादेश और नेपाल भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो चाइना खैर एक दूसरे रेंज में है। तो इसमें नेपाल और बांग्लादेश कितना बड़ा थ्रेट है? सर देखो, बांग्लादेश और नेपाल थ्रेट नहीं, इनका यूज़ हो सकता है। अच्छा, यूज देखो तो दुश्मन क्या होता है सर, जो पावरफुल दुश्मन क्या होता है वो सिर्फ गेम पीछे से खेलता है। करेक्ट। देखो, हम मेरे सीनियर की एक बहुत अच्छी बात थी, जब हमने एक बार अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने बोला कि जब यार ऑपरेशन फिजी चल रहा था ना, तो हमने एक काम किया, बोला हमने पैसे लोगों के मुंह में भरे, लेकिन पैसे हमने ऊपर जो उनके फिजी आर्मी के जो बड़े बड़े जनरल थे उनके मुंह में नहीं भरे। बोला हमने सारे सोल्जरों के मुंह में भर दिए, क्योंकि गोली चलाने का ऑर्डर इन्हीं को आता था ऊपर से। बोला हमने इनको भर दिया तो ये जाते थे और हवा में ही गोलियां चलाते, तो बोले हम मार के आ गए। हमने जड़ को पकड़ा, नहीं समझे, क्योंकि ऑर्डर्स वहां से आएगा, यही लोग टॉर्चर करेंगे नीचे। तो जो टॉर्चर करे एक्चुअली क्या है कि चाहे CIA हो, चाहे वो बांग्लादेश का यूज करेगा, यूज बांग्लादेश का करेगा ना सर, खुद तो नहीं आएगा सामने। या नेपाल के रूट से हमारे देश के अंदर क्या करेगा, टेररिज्म को भेजने की कोशिश करेगा। जैसे आपने बहुत बारी पढ़ा होगा कि ISI के कुछ लोग नेपाल में पकड़े गए या MSS के कुछ एक एजेंट पकड़े गए। तो डेफिनेटली जो नीचे हैं, या जो अभी मतलब जैसे बांग्लादेश ख़त्म हो चुका है, तो हम डेफिनेटली बांग्लादेश के ऊपर पूरी हमारी एजेंसी की नज़र रहती है, क्योंकि वो तो बर्बाद है और बर्बाद तो बर्बाद ही है सर। इसके पास कुछ भी नहीं है, बोला मैं तो डूब रहा हूँ तो मैं भी लेके डूबूंगा। एक कमांडो जो होता है, एक जो स्नाइपर होता है, अगर वो किसी मिशन पे गया है, ऑपरेशन पे गया है और वो गोली चलाने ही वाला है, लेकिन सडनली उसको या तो पता चलता है या रियलाइज़ होता है कि जिस बॉस ने मुझे ये बोला है या जिस मेरे सीनियर ने मुझे ये बोला है ये काम सही नहीं है, तो क्या उसका कॉल होता है कि उस काम को ना करे, हट जाए, या करना ही पड़ेगा भाई सही नहीं है, बॉस का ऑर्डर है तो करना है? सर मैं अपने लिए बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। एक बार मैंने बोला मेरे सीनियर को कि सर ये सही नहीं है। अच्छा, है ना, एक लाइन है, मेरे सीनियर ने बोला, मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला देख, दिमाग लगाने वाले आदमी वो दिल्ली में बैठे हुए, तेरा काम है करना। वो मेरा आखिरी दिन था सर। बस बोला जो माइंड लगाएंगे, जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो दिल्ली में बैठे हुए। वो आखिरी दिन था आपका दिमाग लगाने का? दिमाग लगाने का। अच्छा, बस फिर उसके बाद ऑर्डर्स को फॉलो करना। तो आप गए ऑपरेशन पे और ऑपरेशन कर रहे ऑर्डर्स फॉलो करना सर। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर? डिपेंड करता है, या आप क्विट कर सकते हो कि मैं नहीं करूँगा, किसी और से करा लो? ये अरे नहीं, अरे सर कैसी बात कर दी आपने सर। सर अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिविल और फौज क्यों अलग है सर? एक क्वेश्चन कि अगर दिमाग में लोगों के क्वेश्चन होना चाहिए, हर दुनिया के हर व्यक्ति के, कि अगर मैं लोगों से पूछूं सिर्फ एक बारी में आंसर दे दो एक ही सवाल में कि फौज और सिविल दोनों में एक अंतर क्या है सबसे बड़ा, आप बताओ सर क्या अंतर हो सकता है सबसे बड़ा? आप ही बताइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, वेपन। यार वेपन तो आप भी चला के आ जाओ ना, आजकल अमेरिका रशिया सब जगह वेपन की ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ होगा। सिर्फ एक ही चीज़ दोनों को अलग करती है, वो करती है डिसिप्लिन सर। सबसे बड़ा जो फ़र्क है फौज और सिविल का, वो है डिसिप्लिन का फ़र्क सर। एग्जाम्पल के लिए, आज एक घर में एक बाप के 4 बेटे हैं, वो 4 को कंट्रोल नहीं कर पाता सर, चारों बच्चे अलग रह रहे हैं। लेकिन फौज के अंदर एक कमांडर के सामने अगर 10 लाख लोग खड़े होंगे ना सर, अगर उसने 10 लाख को बोल दिया सावधान, तो 10 के 10 लाख सावधान होंगे सर। यही फ़र्क है फौज में और सिविलियन में। फौज सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करती है सर। लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? इस पे बहुत बात होती है। नहीं सर, गवर्नमेंट का क्यों सपोर्ट होगा सर लॉरेंस बिश्नोई को? सर एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई? मुझे इतना बताओ सर। बहुत सारे लोग मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं, लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कह रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे एक रीजन बताओ। आप लोग बोलेंगे यार कि लॉरेंस के लोग उधर, भाई आप, हमारी गवर्नमेंट है भाई, हमारे पास अपनी आर्मी है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से हमारी आर्मी आती है भाई, हमारे पास अपनी एयरफोर्स है, नेवी नहीं, है। बट अभी आपने थोड़े टाइम पहले इसी पॉडकास्ट में बोला कि कुछ लोग जो घायल होते हैं वो घातक होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा। वो तो अंदर है ना सर। अच्छा, अंदर क्या करेगा आदमी सर? वो तो अंदर है सर। काम करवाना होगा तो हमारी वो भी तो कर सकते हैं ना सर, हमारी खुद की एजेंसी कर लेगी ना सर। सिद्धू मूसेवाला का जो किलिंग था, उनको जो मार दिया गया, वो प्योर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग था या उसको कैसे देखते हैं आप?
उसमें भी कई बातें होती हैं, हालांकि कुछ चीज़ें सामने भी हैं, उस पर सर केस भी देखो, चल रहा है। मेरा नहीं है, मैं राय बताता हूँ कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या नहीं, ये लॉरेंस गैंग का आपस के अंदर था। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि यार नहीं, ये सिद्धू मूसेवाले के कुछ एक, मैंने तो सर गाने नहीं सुने, मैं इतना सुनता भी नहीं हूँ मुझे, कि कुछ एक गाने क्या थे, खालिस्तान को वो कर रहे थे। ये लोगों का कहना है कि मतलब ज़्यादातर इस टाइप का मूवमेंट को बढ़ा रहे थे और ये इनडायरेक्ट तरीके से किसी एजेंसी ने कर दिया। ये लोगों के अलग अलग फैक्ट हैं सर। देखो, मैं तो उस केस में भी इन्वॉल्व नहीं था ना, उसका इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया या खालिस्तान मूवमेंट को लेकर चीज़ें हुई है। कितना आसान है किसी को भी मार देना एक एजेंट के लिए? दुनिया के अंदर एक फायरर बनना बहुत आसान है। ये लाइन लिखी थी इजराइल में सर, फायरर बनना सबसे आसान है, लेकिन अपने दुश्मन को ढूंढना दुनिया में सबसे मुश्किल है सर। मारना बहुत आसान है, लेकिन मारने के लिए मुझे मेरा टारगेट तो मिलना चाहिए। मारने में कौन सा मुश्किल है सर? बस ट्रिगर प्रेस करना है, आदमी खत्म। लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा कहाँ से मुझे मारना है? वो दुनिया के कौन से कोने में होगा सर? वो मुश्किल है ना सर। तो एक कमांडो, एक स्नाइपर जो मिशन पे जाता है, उसके हाथों कोई मरता है, अगर एक ह्यूमन लाइफ जाती है, तो उसको गिल्ट होता है, या वो चीज़ उसको प्रेशर देती है कभी, या वो उसको सिर्फ काम की तरह देखता है, बाद में स्विच ऑफ कर देता है अपना पैटर्न? आप पंडित हैं, आप क्या हैं वैसे? हाँ, पंडित है। आप बकरे को काटते हैं सर? नहीं, अगर काटो तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा। है ना? एक कसाई से वो बकरे को हर रोज काटता है और अगरबत्ती भी जलाता है, उसका काम है ना सर, वो उसका काम है। आप एक कसाई से जाके पूछो यार तू भाई बकरे को मारता है, वो कहे मेरा काम है यार ये चीज़ें। एक सोल्जर हो दुनिया सर, वो अपना धर्म निभा रहा है सर, वो तो जानता भी नहीं है, उसको पता है कि नहीं, ये वो ठीक है, बट पर्सनल लेवल पे वो हिट नहीं करती एज अ तो सोल्जर। क्यों करेंगे सर? आप अच्छा एक इंसिडेंट बताता हूँ सर। मणिपुर के अंदर अभी कुछ आपने सुना होगा, 2 साल पहले क्या हुआ। जी। एक बंदे को पकड़ा हमारे दोस्तों ने। जिस बंदे को पकड़ा उसने क्या किया था सर पता है? उसने 5 लोगों को उठाया था उन लोगों ने, और उन 5 लोगों में से एक 3 महीने का भी बच्चा था। कितना था? 3 महीने का बच्चा 5 के अंदर। उसने उस 3 महीने के बच्चे के साथ क्या किया होगा सर? पहले पता क्या किया उसने उस 3 महीने बच्चे के सबसे पहले तो पैर में गोली मारी, घुटने के बीच में। उस 3 महीने के बच्चे के पैर में, घुटने में गोली मारने के बाद नाइफ से उस बच्चे की दोनों आंखें निकाली। आंखें निकालने के बाद 40-50 चाकू मारी उस 3 महीने के बच्चे के पास। अब जब वो आदमी आपके सामने आ जाए कभी, ऐसा इंसान, आप क्या करोगे सर? सेम काम करना चाहिए उसके साथ। अब सोचो उस बच्चे, यार तू उठा के लाया लोगों को, तुझे टेररिस्ट है, मार दे गोली, लेकिन तू एक बच्चे के पहले घुटने में गोली मारता 3 महीने के बच्चे के, फिर नाइफ से उसकी दोनों आंखें निकालता उस बच्चे के जिंदा उसकी, फिर उसके बाद तेरा मन तब भी नहीं बढ़ता, तू 30-40 चाकू मारता उस बच्चे में। तो ऐसे आदमी को सर, किसको गिल्ट होगा ऐसे आदमी को मारने में? तो ऐसे ही हैं लोग सर। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, व्यूअर्स उसका जवाब सुन के उनको अच्छा लगेगा। कौन सी एजेंसी है जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक है? कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी, किस देश की? सर देखो, खतरनाक नहीं बोलूंगा, कौन सी एजेंसी मुझे खराब लगती है, अच्छा। दुनिया के अंदर आतंक फैलाती है, वो मैं बता। खतरनाक तो सभी है एजेंसी, लेकिन कौन सी एजेंसी है जो मानवता के लिए ठीक नहीं है, पूरी दुनिया में वॉर कराना चाहती है, वो चाहती है पूरी दुनिया में उन्हीं का पावर हो, है ना? चाहे लाखों लोग मर जाएं, गाजा जैसी चीज धरती से खत्म हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो MI6 है सर। ओके, मोसाद को कैसे देखते हैं आप एज एन एजेंसी? ठीक है, ऑपरेशंस कर रही है सर, अपने देश के हित में ऑपरेशंस करती है, लेकिन डेंजर नहीं कह सकता। डेंजर इज MI6। अगर आप रेटिंग में लो तो MI6 नंबर 1 सर। बेस्ट वेपन कौन सा आपके हिसाब से है? सर जैसे मैंने आपको बताया, 9mm पिस्टल से लेकर वेपन है सिचुएशंस के हिसाब से। अगर आप मुझे 9mm पिस्टल में बोलो तो मैं बोलूँगा यार मुझे ग्लॉक अच्छी है छोटे रेंज के लिए। आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो मैं बोलूँगा यार मेरे को MP5 भी अच्छी लगती है, M16 भी अच्छी है मेरे लिए। आप अगर स्नैपर्स पर आ जाओ तो मैं बोलूँगा 82 अच्छी है ना? तो डिपेंड करता है सर, हर रेंज के हिसाब से वेपन होता है सर। और ये सारे वेपन्स ग्रे मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी कहीं से भी ले सकता है? आज इंडिया में अगर कोई भी वेपन लेना हो तो आप कह रहे हो मिल जाएगा? सर डिपेंड करता है, देखो वेपन्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर जैसे एक स्नाइपर्स वगैरह मिलना बहुत टफ है सर, बहुत ही मुश्किल है। जबकि LMG भी इस देश में 5 शायद, जब से देश आज़ाद हुआ है शायद 5 LMG इस देश में पकड़ी गई हैं 7.62 mm। करेक्ट। हाँ, लेकिन स्नैपर बहुत मुश्किल है मिलना। अगर मैं 95, 82 पर कोई वेपन अगर मूव हो रहा है देश में कहीं भी, तो उसकी ट्रैकिंग हो सकती है आराम से कि ये एक मूव हुआ है कहीं से कहीं, उसका रिकॉर्ड होता है जनरली? नहीं सर, हाथों हाथ तो नहीं होता, जो सच है। हाथों हाथ होता तो शायद दुनिया में क्राइम ही खत्म हो जाता, बंद होना। क्योंकि कंट्री मेड तो है नहीं सर, मुंगेर से तो बने नहीं है वेपन कि मुंगेर से वेपन बन के चाहे एक के हो चाहे हम इस पिस्टल्स हो इस देश के अंदर घूम रहे हैं। तो ये तो दुनिया के किसी ना किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा ये वेपन है। ठीक है, अगर ये कहीं भी आए हो, जैसे अगर आपने पुलिया आर्म्स भी ड्रॉप देखा होगा आपने 1995 में, ठीक है, जिसका आज भी चर्चाएं होती हैं देश में, तो
वो लास्ट में कि हमेशा वेपन करता है डिपेंड टारगेट के ऊपर और दूरी के ऊपर और सिचुएशंस के ऊपर सर। आपको लगता है आम नागरिक को, सिविलियंस को भी गन्स रखने की परमिशन होनी चाहिए? लेकिन क्यों इसके ऊपर यूएस में बड़ी चर्चा होती है। सर? आप दुनिया के अंदर कोई भी सर, सबसे पहले आदमी को शौक होता है। दुनिया की कोई भी शुरुआत क्या होती है? शौक शौक। हाँ। फिर उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है शौक, धीरे धीरे क्या हो जाती है? आदत बन जाती है। आदत के बाद तीसरा क्या होता है? मजबूरी हो जाती है। तो मजबूरी का ऑप्शन नहीं होना चाहिए ना सर। स्टार्टिंग में आपको गन का शौक है, सिचुएशन ऐसे पैदा हो जाए कि आपकी मजबूरी हो जाए, तो सिचुएशन में जाओ मत ना सर। तो आप इसके फेवर में नहीं है? नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ सर। आप कोई वेपन रखते हो अभी? जरूरत ही नहीं है सर। मतलब यहाँ नहीं लाए, वो तो मैंने देख लिया है। क्या है, देखो कि मेरे एनिमी भी हैं, मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे एनिमी तो होंगे ही सर। हाँ। अगर आप पाकिस्तान से बोलो, आप आशिम मुनीर या जैसे मोहम्मद तो कहता है यार इस आदमी को तो तेजाब में डाल दें। किसको? आपको? हाँ, मेरे कहते हैं ना, मेरे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सारे के सारे मेरी वॉइस को चेंज करके उन्होंने पूरे वीडियोस चलाए थे वहाँ पर, मेरी आवाज़ को एआई से चेंज करके। ठीक है, आप मेरा मेल खोल कर देखो, आपको हज़ारों धमकी भरे मैसेज मिलेंगे जिनको मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। तो थ्रेट तो है ही। अब अगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ, मैं बात टेररिज्म के अगेंस्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉयल फैमिली के अगेंस्ट कि यार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर हैं ये लोग। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि वॉर इंडस्ट्री ख़त्म होनी चाहिए, मैं बात ड्रग के अगेंस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार अफगानिस्तान से जब एक ड्रग्स निकलता है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। जैसे वो ड्रग्स हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसता है, वो ड्रग्स की कीमत 1 करोड़ हो जाती है। अब मैं कहता हूँ जैसे वो ड्रग्स अमेरिका तक पहुँचता है उसकी कीमत 9 करोड़ हो जाती है। तो ऐसा क्या है उस ड्रग्स में यार कि 1 लाख का ड्रग्स हिंदुस्तान में 99 लाख रुपए प्रॉफिट पर बिकता है, अमेरिका के अंदर 9 करोड़ में बिकता है। यानी कि पूरा का पूरा टेररिज्म पर ही जा रहा है ना सर। तो वो लोग तो नफरत करेंगे ही मुझसे। तो आपको ये थ्रेट परेशान नहीं करता कि इतनी धमकी आ रही है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मेरा काम है ना सर। नहीं, बट अब आप सर्विस में नहीं हो, आपके पास वेपन भी नहीं है, और आपको लगता है उसमें आपका डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? आप कैसे, आपको लगता है कि कुछ हुआ, अटैक हुआ तो बचना कैसे? नहीं सर, देखो क्या है, एग्जाम्पल के लिए कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, मेरे सामने कैसे लोग हैं, अगर मुझे लगता है कि ये लोग वेपन के भाषा ही समझते हैं तो मैं डेफिनेटली वेपन के साथ ही मिलूंगा सर, चाहे मैं दुनिया में कहीं भी रहूं। तो यहाँ आने से पहले आपने देखा था कौन है, क्या है, कैसा है? मतलब बिल्कुल सर, हमारी दुनिया में कहावत है कि मैं तब तक ही जिंदा रहूंगा और तब तक रहूंगा, मुझे उस हर व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए जिससे मैं मिल रहा हूँ, जिससे मैं भविष्य में मिलने वाला हूँ, या जो मेरे आसपास है। तो मेरी डिटेल निकाली थी आपने? आप सर डिटेल थोड़ा बहुत तो निकाल ही लिया, तभी आया सर, थोड़ा टाइम भी लग गया। इतना डिटेल निकालने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है ना सर, जितना मेरे लिए ज़रूरत था। अच्छा, जितना मेरे लिए ज़रूरत है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मेरे रिलेटेड है जो मुझे नहीं पता है और मुझे पता होनी चाहिए? नहीं, बाकी ऐसा नहीं सर, मतलब आपके सारे वीडियोस वाले जो बुआ वाले भी हैं वो भी देखना स्टार्ट किया पूरा कि किस चीज़ को जाते हैं, रेडियो मिर्ची से लेकर सब, शायद एक्टर्स के साथ भी जो लिए एवरी पूरा वॉच किया। अच्छा, ठीक है। जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं और ये आपसे पूछते भी होंगे आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि अगर मुझे फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस में जाना है, स्नाइपर बनना है या देश की सेवा करनी है, एक कमांडो बनना है, तो आपकी पहली राय क्या होती है? उसका सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप ऐसा ओरिएंटेशन है, आप ऐसा सोचते हो तो? सर जो भी देखो, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे लिए, उनके एक ही शब्द है कि आप सच में अगर देश की सेवा करना चाहते हो तो व्यक्तिगत छोड़ दो उस दिन के बाद, फिर देश की बात। फिर ये मत बोलो मेरे साथ ऐसा हो गया कि यार मेरे साथ, आपके साथ हुआ ना, व्यक्तिगत है। फिर मैं बात देश की कर रहा हूँ, आप कहते हो मुझे देश की सेवा करनी है तो फिर देश पर आओ। फिर अगर आप सच में देश की सेवा करना चाह रहे हो तो मुश्किलात तो आएंगी सर। वो व्यक्तिगत के साथ है ना सर, कि एग्जाम्पल के लिए चलो मेरी लाइफ के अंदर भी एक इंसिडेंट कि यार मैं भी बोलता हूँ कि मैं 4 साल 6x6 के कमरे में रहा, व्यक्तिगत रहा हूँ ना सर, इसे देश को तो फर्क नहीं पड़ा, मेरे को व्यक्तिगत फर्क पड़ा है ना, तो व्यक्तिगत फर्क पड़ जाना चाहिए। अगर आप सच में देश की सेवा करना चाहते हो तो अपने दिमाग में एक ही चीज डालो कि अगर आज से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ तो व्यक्तिगत भूल जाना यार, आपका हर हित देश के लिए होना चाहिए। फिर कोई आपका ऐसा एजेंट फ्रेंड जो ये इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हुआ हो कि देश ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने कितनी बड़ी चीज़ देश के लिए की, उसको पता भी नहीं है, मुझे क्रेडिट भी नहीं है, और जब वो फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑब्वियसली वो शेयर भी नहीं कर सकता, तो कभी आपसे कोई, ऑब्वियसली आप नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसा कभी कोई सिचुएशन आई? नहीं सर, देखो अगर सिचुएशन आएगी तो कभी रहेगा ही नहीं फिर एजेंट। जिस दिन किसी के भी दिमाग में ये हो गया एक हल्का से, मैंने कहा जिस दिन वो अपने पर्सनल हित में आ गया तो फिर वो रहा ही नहीं ना सर। बट पॉसिबल तो है, ये हो सकता है, ह्यूमन नेचर है सर। गुस्सा आना एक अलग चीज़ है। हाँ। गुस्सा आना अलग चीज़ है। हम अपने परिवार से गुस्सा हो जाते हैं, हर आदमी होता है गुस्सा, अपने घर वालों से, पिताजी से भी गुस्सा हो जाता है, मदर से भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका बुरा चाहेगा। मेरी बात सुनो, अगर आपके पिताजी ने आपको डांट दिया आज यार ये चीज़, चाहे आपकी गलती ना भी हो,
तो क्या आप जाके पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटोगे सर? थोड़ी देर के लिए गुस्सा है ना, घर का गुस्सा घर में खत्म हो जाएगा। अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हो तो आप अपने परिवार को विनाश में धकेल रहे हो सर। फिर अभी उस केस को अगर कंट्री के लेवल पे देखें, आप अगर ये अब हाँ, आगे ना, कि अगर आपको अपने आपको देश से देश में गुस्सा हो, प्रॉब्लम है, हाँ। आपको देश में प्रॉब्लम है, कोई बात, आप उसको पूरी दुनिया में जागरूक कर रहे हो, तो आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर, क्योंकि वो तो वहां बैठकर काम कर रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर कैसी बात कर रहे हो सर? मैं कह रहा हूँ कि मौलाना मसूद अजहर भी आपसे बड़ा आतंकवादी नहीं है जो अपने देश के हित में बात नहीं। आप तो यहीं रह रहे हो यार, यहीं का खा रहे हो यार, आप इसी देश में रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, इसी देश ने आपको सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आप इसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हो सर? नहीं, उसमें आपकी नाराजगी है ना सर, आपकी नाराजगी है, नहीं, उनकी नाराजगी देश से है ना सर, सिस्टम से है, जो सिस्टम देश से चला रहा है उससे है। उससे। लेकिन आप, अच्छा आप सिस्टम से नाराजगी है, क्या विदेशी ताकत आपकी हेल्प करेंगी सर? वो हेल्प करेंगे? आप उनसे मदद मांगते हो, उन तक कहते हो कि वहां ऐसा है, तो वहीं रह लो ना जाकर यार। आपको अमेरिका पसंद है ना सर, आप अमेरिका में रहो ना सर। आपको ब्रिटेन पसंद है, आप ब्रिटेन में रहो, आप रह भी यहीं रहे हो और तारीफें भी उनकी कर रहे हो सर। तो कोई बाहर से कर रहा है और वहीं रह रहा है तो फिर ठीक है, आपको चलेगा। सर देखो, बट उसका तो हम कुछ इंडियन मूल का है तो चलेगा आपको। सर जो बाहर से रह रहा है फिर तो हमारा मतलब ही नहीं है ना सर उससे। नहीं, बट वो इन्फ्लुएंस करता है ना यहाँ पे लोगों को। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला सर, कि दुनिया में अननोन गनमैन घूम रहे हैं ना सर। अरे बाप रे, सर कैसी बात कर रहे हो सर? अरे बाप रे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और इससे अभी मेरे को लगता है बहुत सारे सवाल आएंगे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, तो आपको वापस आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर, और आपने जैसे बोला जो कंट्रोवर्सी जो है, अरे सर मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई देखो, जिसको प्रॉब्लम है ये फालतू का ये यूट्यूब पर्सनली आके मिल लेना यार कभी भी, है ना सर? बिल्कुल, जहाँ मतलब पर्सनली मिलो वो बढ़िया है। मतलब मुझे एक चीज़ बताओ ना साहब, हाँ। एक उदाहरण के लिए, मुझे आपसे गुस्सा है, हाँ। मैं आपसे गुस्सा हूँ ना, मैं आपको 4 गाली देके करूँगा क्या? उससे होगा क्या यार? मुझे आपसे दिक्कत है, कभी अकेले में मिलेंगे ना सर, सारी गिलवा शिकवे दूर कर लेंगे उस टाइम। तो आपको ऐसे कोई अकेले में मिलता है तो अरे सर कैसी बात करिए, अकेले में जो मिले आज, अब चलो सर क्या करें, कभी और बात करेंगे इसमें। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप इस पॉडकास्ट को और भी लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा। क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लकी बेश भाई, थैंक यू रौनक भाई, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद सर। बहरहाल जी हमने ये चौथा पार्ट किया है, और एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको लेट दिख रहा है, क्योंकि बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी, इसलिए हम जो है वो ऑन टाइम जो है वीडियो के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाए। खैर आप समझते होंगे इस चीज़ को। बहरहाल इन्होंने डिस्कशन जो चौथे पार्ट में किया है वो लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला और गवर्नमेंट के थ्रू किस तरह ऑर्डर लिए जाते हैं, या अपना पर्सनल कुछ करना हो, उनके ऊपर बातचीत जो है वो इन्होंने की है। इन्होंने बीच में एक जुमला यूज़ किया कि घायल हूँ तभी घातक, तो वो मूवी का डायलॉग है, और मूवी मैंने जो है वो पूरी देखी है अभी, और मुझे कंट्रोवर्शियल ऐसा कुछ लगा नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है, यकीन माने, और बाकी देखने लायक है। कोई ज़्यादा ड्रामेटिक टाइप और ड्रामा टाइप नहीं किया गया उसको अपनी तरफ से, जो रियलिटी थी वो दिखाई गई है। और उसमें इन्होंने इसलिए आरजे रौनक भाई ने वो वर्ड यूज़ किया है कि घायल हो तभी घातक, तो मतलब कि जो एट दी एंड दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह जेल से वो निकला हुआ बंदा होता है अपने ही, तो वो मिशन का नाम है धुरंधर। और वो मिशन क्या होता है कि जो है जराइम पेशा अफराद को, उन्होंने वैसे भी मर जाना है, तो उनको एक स्पाई की तरह यूज़ करना। वो अपनी कंट्री में दुश्मनीदारी कर रहे हैं, दुश्मनी है उनकी, वो कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो फिर उनका जज्बा अलग होगा, ठीक है, वो उनमें पाया जाता होगा, और वो अपनी कंट्री के लिए करेंगे, तो वो रणवीर को यूज़ करते हैं। तो वो ऑलरेडी घायल होता है, वो घायल किस तरह, वो एक चैप्टर 2 में बताया जाएगा कि किस तरह क्या हुआ, किस तरह वो जेल में आया, लेकिन घायल है तभी घातक, ठीक है। तो वो भी बोलते हैं, और क्या नाम है, जो माधवन कैरेक्टर अदा कर रहे हैं जीत जोहाल सी का, और वो भी उसको उनको बताते हैं। तो ये वो जुमला इन्होंने इधर यूज़ किया कि ये वो वाला हिसाब तो नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की बात आई थी, उसके ऊपर उन्होंने ये लगाया कि वो एक गैंगस्टर है, ठीक है, सब कुछ करता है, और उसके ऊपर इल्ज़ाम है सिद्धू मूसेवाले को मारने का, ठीक है, उसने एक्सेप्ट भी किया उस चीज़ को, ठीक है, और ये चीज़ सारी हुई। तो उन्होंने कहा कि ये वो वाला हिसाब तो नहीं है, घायल घातक वाला। तो तो ये जो है लकी बेस जो है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने भी घुमा फिरा के अपनी राय नहीं दी है। तो नहीं दी, लेकिन वो भाई कुछ चीज़ों में
स्ट्रिक्ट होता है बंदा, कुछ चीज़ों में रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, कुछ सिचुएशन में आपको सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप जो है मुँह नहीं खोल सकते। हम भी बहुत सारी चीज़ों में जो है वो खफकी होने लगी है। जी हम भी बहुत सारी चीज़ों में यार जो है हम हमेशा कहते हैं कि चुप ही ठीक है, एक चुप और 100 सुख। और क्योंकि भाई वो जो ऐसी चीज़ें हैं कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते जाने अनजाने में भी, ठीक है? तो हमें उन चीज़ों का पता होता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि वो उन्होंने इस चीज़ को जो है रफ़ा-दफ़ा किया, किस्म का सवाल को जो है उन्होंने ऊपर से घुमा के फेर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, बस इसका जवाब देना जो है वो बनता नहीं है। बाकी उनकी जो पर्सनल लाइफ़ में हो रहा है कि लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है। मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये जो जंग हुई थी लास्ट, उसमें मेरे ख्याल में मिशन संतूर की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर टिप्पणी इन्होंने कुछ की थी। आई डोंट नो इन्होंने वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया या किस वे से, इनका नाम बहुत जगह पे यूज़ हुआ है और लोग अब जानते हैं भाई इनको। मैंने कहा था इनकी पहली क्लिप जब देखा, पहला पार्ट हमने किया तो उसमें कहा था कि यार ये बंदा मैंने देखा हुआ कि यूट्यूब पे चैनल भी है इनका। तो ये तो वो उस यूट्यूब के चैनल में इन्होंने वो बातें की और सब कुछ किया। इन्होंने बहुत कुछ जो है रियलिटी चीज़ बेस्ड चीज़ें भी बीच में बता दी, मे बी, और जिसकी वजह से जो है उधर के लोगों को भी, इंडिया के भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, ठीक है, वो दोनों तरफ में जो है, हालाँकि बोले मुखालिफ पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने क्लिप उठा के उनके मुताबिक इन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर चलाए गए फास्ट फॉरवर्डिंग करके, मतलब वॉइस चेंज करके कॉपीराइट ना आए और ये चीज़ ना हो। तो वो चलाए गए मीडिया के ऊपर कि देखें ये क्या बोल रहे हैं। यही चीज़ आज से 4 साल 5 साल पीछे चले जाएँ, तो मेरे ख्याल में 4 साल ही कर लें, तो मेजर गौरव आर्या जो है, उनके क्लिप उठा के लगाए जा रहे थे क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे थे। वो आर्मी से रिलेटेड थे और लोगों ने कहा कि मेजर जो है, ये मेजर गौरव आर्या है कोई, और ये इस तरह की बातें कर रहा है और ये और वो, तो वो चीज़ मीडिया पे दिखाई गई। जनरल बख्शी है मेरे ख्याल में, बख्शी नाम है उनका, मूंछें रखी हुई है बिल्कुल, तो मिलिट्री से ताल्लुक है उनका, तो वो जो है तो वो जो है वो उनकी क्लिप भी जो है बहुत दफ़ा जो है चलाए गए। उन्होंने जब 26/11 हुआ था और एक वाक़या हुआ था और उसमें जो है टेररिस्ट अंदर आ गए थे, उन्होंने कहा कि अ, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, मैं यहाँ पे वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आपने वो क्लिप देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये वो है क्या कि हाँ, जिसका दिल करता है कि मुँह उठा के अंदर आ जाता है। उन्होंने बड़े कड़वे किस्म के अल्फाज यूज़ किए थे जो मेरे ख्याल में बड़े लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया और पाकिस्तान में उसको फन वे में सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ दिखाया गया, हालाँकि वो अपने लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और अपनी एजेंसीज़ को और उन सबको खबरदार कर रहे थे कि सोए हुए हो तुम। कितने लोग जो हैं वो अंदर आ गए और उन्होंने ऐसा टेररिस्ट एक्ट किया। और धुरंधर मूवी में इस 26/11 और पिछले जो अटैक हुए, उन सब अटैक को बीच में वो लाया गया। और यकीन माने वो देखता हूँ और इनकी सारी कन्वर्सेशन सुनी, पूरा एक पॉडकास्ट जो है वो सुनी, और एक स्पाई की लाइफ किस तरह मुश्किल है, क्या है, वो ही रिलेटेड है धुरंधर में भी, कि उसकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आई और क्या उसे फेस करना पड़ा। उसके सामने प्लान तैयार हो रहे हैं। वो आपने ऑडियो सुनी होगी और उस जो है मूवी में मिड में बिल्कुल एंड के ऊपर जो है वो ऑडियो चलाई जाती हैं, जब वो जो है गाइडर जो है उसको गाइड कर रहा होता है, उस टेररिस्ट को, उनसे बात हो रही होती है, कितने बंदे मार दिए, फलां जगह पे हमने आर्मी वालों को गिरा दिया, फिर हम आगे गए, फिर ये वो सारी सिचुएशन बता रहा होता है हैंडलर जो होता है। तो वो जो कन्वर्सेशन थी वो चलाई गई उस मूवी में, यकीन माने रोंगटे खड़े होते हैं कि यार ये कितने जो हैं जल्लाद किस्म के हैं, ये इंसान है ही नहीं है। और जो उस रूम में पीछे जहाँ पे हैंडलर था, मूवी थी ना, मूवी में उन्होंने उस चीज़ को दर्शाना था, वहाँ पे स्पाई जो है इंडियन रणवीर सिंह जो है वो मौजूद होते हैं और वो सुन रहे होते हैं। और जब वो नारे लगाते हैं कि अल्लाह अकबर और सारा, तो वो उनको वहाँ पे नारे लगाने पड़ते हैं। वो जो जब उन्होंने वो जो लड़के ट्रेन होके गए, वो जो पकड़ा गया कसाब जो है, ठीक है, वो कसाब जो है वो जब अंदर आता है तो वो गन चेक कर रहे होते हैं, उस पे कोई मार्किंग नहीं होती, तो वो गन ये चेक करवा रहा होता है रणवीर, तो ये स्पाई है। तो ये इंडियन स्पाई खुद गन, इतनी तकलीफ उसे होती है कि वो गन मैंने ही दी थी उसके हाथ में, मैंने वो गन गन जो है उनको लपड़ाई, मतलब पकड़ाई उनको, ठीक है।
वो सारा असला जो है वो उनको दे रहा था अपने हाथों से। तो वो चीज़ जो है वो अब भाई देखने में आपको लगता होगा कि एक सीन है, लेकिन लोगों ने उसको फ़ील किया। जब वो बम फटता था या कुछ किसी की मरने की कि 2 आदमी हमने मार दिए, 4 मार दिए, ये कर दिया। रणवीर वो जो है वहाँ पे सीन देखने लायक था कि अंदर हिल रहा था उसका। उसका बस नहीं चल रहा था कि यार वो यहाँ पे खड़े लोगों को जितने भी रूम में मौजूद हैं उन सबको मार दे। मारना चाहता तो मार देता, लेकिन मिशन जो है कुछ और था कि पकड़ना था कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है। तो वो चीज़ जो है उस चीज़ के लिए वो रुकता है और वो अपना मिशन जो है वो पूरा करता है। तो ये चीज़ें जो हैं लोगों ने इन चीज़ों को महसूस किया है कि एक स्पाई की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं भाई जब वो ऐसा मिशन कर रहा होता है। लेकिन लकी बेस जो है इनका सारा हमने पॉडकास्ट जो है आरजे रोनक भाई ने बड़ा ज़बरदस्त किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने सुनने को मिली। एक स्नाइपर की ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या उनको फेस करना पड़ता है और आफ्टर लाइफ जो है उनकी कैसी है। उन्होंने वो भी बताया कि अभी भी हो सकता है मेरे दुश्मन जो हैं इधर भी और उधर भी जो हैं वो हैं। और जहाँ पे मैं रॉयल्स फैमिली की बात कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि मैं बिल्कुल जो है वो चुप बैठे होंगे ये सब सुनने के बाद? मैं उनके राज अभी भी फाश कर रहा हूँ, अभी भी मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो भाई मसले तो होते हैं, आप छोटी सी बात कर दें आपके ऊपर जो है पता नहीं तरह तरह के केसेस हो जाते हैं। और जब आप ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दों के ऊपर बात कर दें जो दुनिया के सामने बहुत कम हो, जैसे हम लोगों को वो मुद्दा अब नया नया ओपन हुआ वो जो ट्रैफिक चाइल्ड वाला, वो जो लड़कियों वाला किस्सा था, एक अलग यॉर्ड बना हुआ था उसके चाइल्ड ऊपर। ट्रैफिक। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो एक नया मुद्दा निकल आया, उसमें नाम बड़े-बड़े निकल आए। और अब जो है वो लोग भाई इस तरह के लोग जो हैं, जो पास्ट में जो है स्पाई रहे हैं, स्नाइपर्स रहे हैं, तो वो ज़िक्र करेंगे तो भाई उनके ऊपर मुश्किलात तो आएँगी। तो मुश्किल ज़िंदगी होती है इनकी, नो डाउट, लेकिन एक अच्छा पॉडकास्ट किया इनके साथ और नो डाउट डिटेलिंग में बात हुई बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें मिली और अच्छा भी लगा और मज़ा आया जी, ये पूरा पॉडकास्ट देखकर। बिल्कुल जी, और मज़ा वाक़ई आया जी पॉडकास्ट देख के, और बहुत सारी जानकारी जो है वो हमें मिली है, और इंटरेस्ट भी जो है काफ़ी बड़ा है हमारा इस पॉडकास्ट में। तो लोगों को भी अच्छा लगा, पसंद किया लोगों ने भी, और इसलिए जो है आज जो है मुकम्मल हो चुका है। और इन्होंने बीच में एक शुरू में जब इस पार्ट में बांग्लादेश की बात की कि बांग्लादेश जो है वो हमारे लिए थ्रेट है, या नेपाल भी है आजकल, उनकी भी एजेंसियाँ हैं ये वो। तो उन्होंने फिर यही बताया कि ये जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं ना, ये यूज़ होती हैं। ये खुद नहीं कर पाती, ये सिर्फ़ यूज़ होती हैं, और इनको यूज़ करने के लिए पीछे स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई हाथ होता है। तो पिछली वीडियो जब हम कर रहे थे प्रशांत सर की, जो बांग्लादेश पे बनी हुई है, रशिया के पितर ने उनको जो है वो निकाल का कहा है। तो उसमें भी यही बात मेंशन की थी हमने कि जो है इसके पीछे ज़रूर चाइना का हाथ हो सकता है, क्योंकि वो नज़र रखे हुए है अरुणाचल प्रदेश और दूसरी स्टेट में, और उसने पहले भी जो है बीच में आने की कोशिश की थी, और लेकिन इंडिया ने रोक दिया वहीं पे। एक तरफ तो ट्रेड कर रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इन मुल्कों को यूज़ कर रहा है। अब बांग्लादेश का हमें भी पता है कि बांग्लादेश के पास है क्या? बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है, ना कोई हथियार, ना कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कि वो इंडिया का मुकाबला कर पाए। इंडिया के साथ जो है वो टक्कर ले सके, नहीं ले सकती इंडिया के साथ टक्कर। तो इसलिए जो है इसके पीछे ज़ाहिर है, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो चाइना ही है इसके पीछे, और वही करवा रहा है, और वक़्त आने पे वही जो है वो आगे आएगा, इसके साथ होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो बहरहाल ये तो वक़्त बताएगा, और इन्होंने भी जो है इस चीज़ को मेंशन किया कि नेपाल जैसी, क्योंकि वहाँ नेपाल का रास्ता जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और बांग्लादेश जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो यूज़ हो जाती हैं। तो इनको यूज़ करने वाले हैंडल जो होते हैं वो कोई और होते हैं। हो सकता है कि अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी मतलब हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ एक बात। तो कोई भी ताकतवर जो होती है ना, वो एजेंसियाँ या ताकतवर मुल्क उनके पीछे होते हैं। तभी जो है वो इतना उछल रहे होते हैं, और बांग्लादेश आजकल जो है बहुत उछल रहा है, तो हो सकता है कि इसी वजह से उछल रहा हो, इसी वजह से कुछ जो है वो ज़्यादा ही अकड़ रहा है, कोई ना कोई तो है पीछे उसके बैक पे। तो ख़ैर, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, कॉन्वेंटली सपोर्ट कर रहा है, अब कोई वादे भी किए होंगे। जिस तरह की बात कर रहे थे कि पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि हथियारों की बात हो रही थी कि बांग्लादेशी चाहते हैं कि अब हथियार जो है हम खरीदें, और जहाज़ खरीदें, नए-नए जो है वो टैक्टिक्स, मतलब हर चीज़ जो है वो खरीदें हुँ। डिफेंस के लिहाज से।
तो पैसा किधर से आएगा? पैसा तो है ही नहीं इतना कि मतलब खरीदें या अपना लगाएं, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर कर्जे पे वही बात कि कर्जा और चढ़ जाएगा, पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। तो लेकिन वो चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि हमने जी वो 7 सिस्टर लेनी है, और इसके पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई है जो कि उनको देगा, जो उनको प्रोवाइड करेगा सारी चीजें। तो चलें, वो तो वक्त बताएगा कि कौन है कौन नहीं है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाना है सारा कुछ। और बाकी अभी बात करते हैं, इन्होंने कही कि अगली बात कि दुनिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और जो सबसे ज्यादा चालाक है और जो फसाद चाहती है, जो कि अमन नहीं चाहती दुनिया में। तो मैं ये कह रहा था, ये भी यही कह रहा था, CIA। हम ये अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम जब लिया MI6, मतलब कि ब्रिटिश जो एजेंसी है वो सबसे ज्यादा चालाक भी है, पीछे भी है हटी हुई, हालांकि वो सामने नहीं आती इतनी, और सबसे ज्यादा फसाद डलवाने वाली भी। वो ही कह रहे थे कि ये आज ये तो चाहते हैं कि गजा इस खत्म ही हो जाए बिल्कुल। तो MI6 का तो यही मकसद है, और इंडिया के खिलाफ भी है, वो इंडिया की दुश्मन भी है वो ही ज्यादा, MI6 जो है। तो ये भी एक मतलब कि एक सच्चाई है। देख लें, सामने नाम आता है जो हम सुनते हैं ज्यादातर, इंडिया जो है, इंडिया के दुश्मनों में इंडिया, ज़रा मीडिया भी नाम लेती है, ISI और CIA, इनके नाम लेती है, या चाइना हो गया। तो लेकिन कभी ये नहीं सुना कि MI6 जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो खिलाफ है, सबसे ज्यादा एक्ट जो है वो पीछे बैठ के, वो कहते हैं ना, पीठ पीछे छुरा घोंपना। एक तो पता होता है दुश्मन का कि ये दुश्मन है जी, सामने है, उसके साथ लड़ना एक और बात होती है। एक दुश्मन वो होता है जो छुप छुपा के जो है हमले कर रहा होता है, उसके साथ जो है वो टैकल करना, उसके साथ उसके साथ युद्ध करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर नुकसान भी बहुत उठाना पड़ता है। और बाकी जानकारी जो है वो काफी सारी इन्होंने पर्सनल भी जो है बातें की बाद में, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बोली जाती, तो कंट्रोवर्शियली होती हैं, और इसलिए जो है मुद्दे बढ़ सकते हैं। तो ऊपर से वो स्पाई रहे हैं, वो एक किस्म के रॉक एजेंट रहे हैं, स्नाइपर रहे हैं, तो इसलिए उनकी कई बात जो है वो एक, समझ लें कि पत्थर पे लकीर वाली साहब हो जाता है फिर। तो इसलिए जो है एहतियात से बोलना पड़ता है। तो वो मुल्क के जो है कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे चुप ही बेहतर होती है। और बाकी मजा आ गया जी, इंजॉय किया हमने तो। बिल्कुल, यही 2-3 पॉइंट थे, सेम ही बिल्कुल। ओपिनियन है। एक बच्चे वाला था बीच में जो बड़ा सच, बच्चे वाला यार वो वो बड़ा जुल्म किया बहुत उस जुल्म बगैरत है। के बच्चे ने। वो वाकई जी बहुत ज्यादा दरिंदगी थी। और जिस तरह से उस बच्चे मासूम को उठा कर लेके गए, चलो तुम दहशतगर्द हो, दरिंदे हो, तुम्हारा काम ही यही है, जो मर्जी कर लो, लेकिन मासूम सा बच्चा जो है उसके साथ इस तरह से करना, शूट भी नहीं किया, उसकी आंखें निकाली, फिर उसके पाँव में गोली मारी, फिर उसके घुटने में गोली मारी, मतलब कि काफी ज्यादा अजियत एक मासूम बच्चे को दी। और 30-40 दफा चाकू जो है वो उसके पेट में चलाया। तो नहायत ही घटिया हरकत की थी उस बंदे ने। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर जो जमीर उनका होता है ना, जो उनका अंदर एहसास होता है, वो मर जाता है। उन्हें इस चीज से कोई परवाह नहीं होती कि ये जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। गलत और सही की अगर उन्हें पहचान हो तो इतनी घटिया और घिनौनी हरकत वो करें क्यों? हालांकि वो उनसे असल में सवाल ये हुआ था ना कि आप जब किसी को मतलब कोई अगर मारता है तो वो आपको गिल्ट पैदा तो नहीं होता। तो उन्होंने ये मिसाल दी कि अगर कोई 3 महीने के बच्चे को अगर कोई घुटने में गोली मार दे, आंखें उसकी फिर निकाले जिंदा ही, अस्तगफुरुल्लाह, और फिर उसके बाद जो है वो चाकू मारे उसको, तो फिर आपका क्या मतलब कि उस वक्त आपका दिल करेगा? तो वो तो रोनक भाई भी जो है वो भी कह रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए ऐसे बंदे को। बिल्कुल। तो यकीन करें, मेरे सामने भी ऐसा बंदा आ जाए, मुझे पता हो, तो मैं खुद उसको जो है लुटका दूं। उसका इस बनता है। तो फिर उस पे कोई गिल्ट नहीं है, ये असल में वो बताना चाह रहे थे, उस पे कोई गिल्ट नहीं है, मगर ऐसे जो लोगों बंदा को करता मारना ही है मारना है। मारना बनता है। तो बिल्कुल मारना बनता है भाई, ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का हक ही नहीं है दुनिया में। बहरहाल जो जी, ये कन्वर्सेशन सुनकर और ये पूरा पॉडकास्ट देखा, मज़ा आया। और एक्सट्रीमली सॉरी अगेन, हम चौथे पार्ट के ऊपर लेट हो गए, लेकिन आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।